जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, नूरालैन कोई क्वेश्चन है? नो सर। चैप्टर 5 तक क्लियर है सब कुछ? तैयारी हो रही है? यस सर। तैयारी कर भी रही हैं कि वैसे ही बस यस सर कह रही हैं? सर कर रही हूँ तैयारी। ओके, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है? ताकि अच्छे से मार्क्स आएँ। यस सर। ओके, तो ये है कि अभी हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ओके, हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या? तो सबसे पहले हम वर्क को देखेंगे, फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। दो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो कुछ इनमें बेसिकली वर्क पे डिपेंडेंट होंगे और कुछ एनर्जी पे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर वर्क, फिर एनर्जी और इसकी फॉर्म, मैस एनर्जी इक्वलेंस, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं, एफिशिएंसी, लास्ट में एक टॉपिक इन्होंने इंक्लूड कर दिया दैट इज़ अबाउट पावर। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। वर्क, जिस तरह के आप कहीं भी डेली लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप बेसिकली काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने टेबल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके रख दिया, या आप होमवर्क कर रहे हैं, या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हम काम में कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे कोई भी पर्सन है, मैं कहता हूँ उसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को मूव करा है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इसमें फोर्स अप्लाई करेगा और इसे वहाँ तक ले जाएगा। तो इसे हम काम कहते हैं। लेकिन अगर मैं वर्क को प्रॉपर डिफाइन करूँ, वर्क इज डिफाइंड एज इट इज़ अ वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ। अच्छा, हुआ क्या, जिस तरह की अभी मैंने एग्जांपल दी थी, एक ये हमारे पास एक मैस है, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट पे पड़ा हुआ है। मैं किसी भी को कहता हूँ कि वो बी पॉइंट तक उसे ले जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, वो ए से बी की तरफ कोई डिस्टेंस कवर करेगा, तो दरमियान में एक डिस्टेंस आ जाएगा, ए टू बी, ठीक है? दैट इज़ डी। तो वो मूव कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। दो चीज़ें होना लाजमी है, एक तो फोर्स और दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब हम कहेंगे वहाँ पे काम हो रहा है, तब हम कहेंगे वहाँ पे वर्क हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी है, उसमें फोर्स लगाई जा रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ, वो मूव नहीं कर रहा। जब वो मूव नहीं कर रहा तो उसका मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, काम नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगी, काम नहीं होगा। तो ये दोनों का होना लाजमी है वर्क में। यहाँ तक क्लियर? यस सर। दूसरी चीज़ जहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कैसे है? कभी आपने ये कहा कि मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठ के काम कर रही हूँ? आपकी अम्मी पूछती हैं आप क्या कर रही हैं, तो आपके नहीं कभी सर। इस तरह बताया कि मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठ के काम कर रही हूँ? आप तो ये कहती हो ना, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ। यस सर। इस वजह से इसकी डायरेक्शन नहीं होती, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसका मतलब इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? वो स्केलर होता है। इट डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तीसरी चीज़ क्या है, डेट इज द एंगल। एंगल पे डिपेंड क्यों कर रहा है? आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है, कि उसमें क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, आप ऊपर से उससे फोर्स लगाओ, क्या वो इजीली मूव करेगा? या टेबल को, या टेबल ही समझ लो, टेबल को थोड़ा सा ऊपर से एंगल से फोर्स लगाओ, वो इजीली मूव करेगा? या उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ, वो अच्छे से मूव करेगा?
Sir, horizontally. अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ तो वो इजीली मूव कर जाएगा, लेकिन अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाई जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको मूव करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल मैटर कर रहा है ना, इसलिए तीसरा फैक्टर यहाँ पे एंगल का आ जाए। ये साथ में एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी हुई है जो मैंने बताई आपको। और यहाँ पे आप देखिए जो इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे देखें जो इक्वेशन लिखी हुई है, डेट इज W इक्वल टू F डॉट डी। डॉट डी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी आपने बताया ना कि हॉरिजॉन्टल डी अच्छे से कोई चीज़ मूव कर जाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्स कंपोनेंट हम यूज करेंगे ओनली। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, डेट इज कॉस थीटा। वहाँ पे कॉस थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पे देखें जो वर्क हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ कॉस थीटा हो रहा है। तो फोर्स लग रही है कॉस थीटा के कंपोनेंट के साथ और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, व्हेन एवर देयर इज अ थीटा इक्वल टू 0। तो वहाँ पे मैक्सिमम काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा मतलब थीटा की जगह 0 पुट कर दूँ तो कॉस 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में 0 पुट करेंगे, कॉस 0 आंसर देता है 0, सॉरी 1। कॉस 0 आंसर देता है 1, तो जिसकी वजह से हमारे पास आता है एफ एक्स इंटू डी, और मल्टीप्लाई 1 करें तो आंसर वही आता है, एफ एक्स डी आ जाता है। तो ये मैक्सिमम वर्क हो रहा है। लेकिन इफ यू आर पुटिंग द एंगल थीटा इक्वल टू 90, तो यहाँ पे cos 90 होगा। कैलकुलेटर में cos 90 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0। तो 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आ जाता है, उसे हम कहते हैं 0 वर्क। मैक्सिमम वर्क डन और 0 वर्क डन, समझ आ गई? Yes, sir. जिस तरह की मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर मैं कहूँ कि एक दीवार को आप धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगाई जा रहे हो और वो मूव नहीं कर रही, तो वहाँ पे वर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर बात नहीं होगा। वर्क नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या, उसे हम कहते हैं नो वर्क डन, व्हेन देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो उसका नाम देते हैं नो वर्क डन। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क देखें तो Okay, हमारे sir. पास क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए दैट गिव्स अस न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को एज अ कंबाइन देखा जाए उसका नाम दिया जाता है जाउल। ठीक है, तो जाउल हमारे पास यूनिट है किसका, न्यूटन मीटर और वर्क का। ठीक है, उसको न्यूटन मीटर को कंबाइन देखा जाए तो उसे जाउल कहते हैं, एक नाम दे दिया उसको। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो क्या आप काम कर सकोगी? No, sir. आप काम नहीं कर सकती जब एनर्जी नहीं है। इसका मतलब एनर्जी होना लाजमी है ना। Yes, sir. लाजमी है। हाँ जी, एनर्जी होगी तो काम कर सकोगे, एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एनर्जी और वर्क इक्वल हुए। ठीक है, एनर्जी जितनी होगी उतना ही आप काम कर सकती हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल क्वांटिटी हैं। E is equal to W, which mean that energy equal to work done। एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो वर्क डन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ पे देखें कि एनर्जी एंड इट्स फॉर्म 6.2। ठीक है, टॉपिक है एनर्जी। क्या है, एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। अगर वो काम करने की सलाहियत कोई बॉडी रखती है तो उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर काम Okay, करना sir. उसको आता है, वो काम कर सकेगी, तो उसे हम कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। ठीक है, एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म। बहुत सी फॉर्म में एनर्जी आती है, जिसमें लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मौजूद है। विंड एनर्जी भी होती है। तो अगर यूनिट देखिए एनर्जी का क्या होगा, जिसमें कि मैंने बताया था एनर्जी इक्वल टू वर्क डन है। तो वर्क का यूनिट अभी क्या बताया था मैंने, जाउल।
वर्क का यूनिट जाउल था तो एनर्जी का यूनिट भी जाउल होगा। क्लियर? ओके सर। ओके। यस अब सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, दो किस्म की एनर्जी हमने पढ़नी है। पहली हमारे पास एनर्जी जो है दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? और काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो बॉडी होती है वो मोशन करती है, लेकिन उसका कॉज नहीं पता होता। जी, अ बॉडी मूव, ठीक है, जो बॉडी मूव कर रही होती है दैट पोजेसेस एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी डील कर रहे होते हैं। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ, ठीक है, विद सम फोर्स, अप्लाइंग सम फोर्स, तो वो बेसिकली जो एनर्जी उसमें लग रही होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब आती है बात पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? वो एनर्जी होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन चेंज होने की वजह से। पोजीशन कैसे चेंज होती है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक बुक पड़ी हुई है जो कि ग्राउंड पर पड़ी हुई है, मैं आपको कहता हूँ वो ग्राउंड से उठा के टेबल पे रख दो, तो आपने क्या किया, उसको ग्राउंड से उठा के टेबल पे रख दिया, तो टेबल पे जब वो पहुंची तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, हाइट चेंज की। ठीक है? ओके सर। थोड़ा सा जो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी उसकी डेरिवेशन हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने वर्क का फार्मूला देखा था, वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। एफ क्या होता है? एफ का फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो हमने इस एम ए को यहाँ पे एफ की जगह पहले पुट कर दी, तो वर्क की इक्वेशन आ गई एम ए डी। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब ये को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है आपने, तो वहां से अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ, कैसे डिफाइन करूंगा? क्योंकि मैंने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी ना, तो हमारे पास दूसरी चीज थी डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला पुट करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2AD इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी एस। ठीक है, तो 2A मुझे D निकालना है, तो 2A दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दूंगा, तो ये देखिए ऊपर 2A मैंने डिवाइड कर दिया, तो D का फार्मूला आ गया। तो D का फार्मूला ये जो वर्क का इक्वेशन निकाली थी 1, इसमें हम पुट कर देंगे। क्लियर? यस सर। तो ये डी का फार्मूला वहां पे पुट करूंगा, तो एम ए एज इट इज जो कि पहले था, ठीक है, उसकी जगह डी का फार्मूला पुट किया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2A, वो पुट कर दिया। 2 मतलब ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो बचेगी एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, ओके इसको सर। मैं इस तरह लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। यस सर, लिख सकते हैं। तो उसको मैं कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी स्क्वायर दैट इज डेल्टा वी स्क्वायर। तो इस चीज को हम कह रहे हैं, इस चीज का हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने डेरिवेशन की काइनेटिक एनर्जी की। इफ वी हैव टू पुट द इनिशियल वेलोसिटी टू बी 0 देन वी गेट द आंसर दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। उसको हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम इनिशियली कहते हैं बॉडी रेस्ट पे होती है, जब वो मूव करके आगे जाती है तो वो सम उसकी वेलोसिटी आती है जिससे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी फाइनल वेलोसिटी पे आता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। एनी क्वेश्चन? नो सर। इसी तरह हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी और उसकी छोटी सी डेरिवेशन। सेम वही वर्क का फार्मूला हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, वर्क का फार्मूला हमने लिया, लेकिन अब यहाँ पे देखो डी की जगह हम क्या करेंगे पुट एच, क्योंकि हाइट कवर कर रहे थे हम, ठीक है, और एफ की जगह हम वेट पुट करेंगे, क्योंकि जब हाइट कवर करते हैं तो वेट एक्ट करती है डाउनवर्ड जो कि अर्थ पे लग रही है, तो वो वेट हम पुट करेंगे mg। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा सिंपल सा, डेट इज w इक्वल टू mg। तो वर्क डन ड्यू टू द पोजीशन, ठीक है, अगेंस्ट द पोजीशन, ठीक है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, U इक्वल टू mgh।
देखिए यहाँ पे क्लियर है। ये समझ नहीं आया। कहाँ से समझ नहीं आया? सर ये वाला सर शुरू से। यहाँ पे देखिए W है ना, वर्क का फार्मूला तो आपको पता है ना, F.D होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो यस पोटेंशियल सर। एनर्जी हमने बताई थी ना, पोजीशन चेंज की वजह से होता है। तो ग्राउंड से हम ऊपर हाइट कवर करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो वो हाइट कवर करता है। ठीक है, इसलिए हमने डिस्टेंस को हाइट रिप्लेस कर दिया। तो जो बॉडी ऊपर गई है तो उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा ना, तो वो नीचे एक्ट कर रहा है, जिसे हम वेट कहते हैं। तो वेट को हमने फोर्स कह दिया, क्योंकि वेट और फोर्स एक ही चीज़ होती है, इसलिए वहाँ पे mg कर दिया। अब ये देखो, d की जगह h पुट कर दिया, f की जगह mg पुट कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया, डेट इज w इक्वल टू mg h। ठीक है, mg h यहाँ पे फार्मूला आ गया वर्क का। अब वो वर्क जो है ड्यू बाय द हाइट हुई ना, हाइट की वजह से काम हुआ, तो वो एक जगह हाइट पे जगह रुक गया। उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, डेट इज u इक्वल टू mg h। ओके सर, समझ जी गई। क्लियर हुआ? यस सर, समझ गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। दो टॉपिक है। कन्वर्जन क्या होती है, कंजर्वेशन क्या होती है। कन्वर्जन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्ट होना। किस तरह, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली कन्वर्जन हम इसे कहते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं बिजली हमारे पास ओके कैसे आ सर। रही है, डैम से आ रही होती है। वाटर एनर्जी जो वेव्स एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हमारे पास होती है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो बेसिकली कन्वर्जन होती है। इसी तरह आप साइक्लिस्ट अपनी केमिकल एनर्जी, क्या आपके अंदर एनर्जी होती है जिसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, आप केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हो साइकिल को मूव करने की, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, उसमें मूव कर रहे होते हो। आप पहाड़ चढ़ रहे हो, पहाड़ क्लाइंब कर रहे हो, तो बेसिकली उसमें भी हमारे पास जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटी की वजह से एनर्जी आती है। ये हमारे पास कन्वर्जन थी। ठीक है, अब कंजर्वेशन की बात करें। कंजर्वेशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या हो कि हमारे पास अगर कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है 25 जाओ, मैं कहता हूँ इसने कन्वर्ट होना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। 25 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जितनी काइनेटिक होगी ना उतनी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। अब इसमें बताने का मकसद ये हुआ कि एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना खत्म होती है, एक जगह से दूसरी, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज अ कंजर्वेशन। उसे हम कहते हैं कंजर्व रहना, सेम रहना, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, बस टाइप चेंज हो रही है। सर अगर ये एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर किसी और एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी तब भी सेम ही आएगा? सेम ही होना चाहिए आइडियली। ये आइडियल की बात हो रही है, ठीक है, परफेक्टली आइडियल की बात हो रही है, जिसमें 100% होता है। तो 100% जब हम बात कर रहे होते हैं आइडियल केस के लिए, उसमें काइनेटिक एनर्जी अगर किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही होगी तो वो सेम कन्वर्ट होगी। ओके सर। क्योंकि एनर्जी का यूनिट कोई भी हो, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोई भी यूनिट, कोई भी एनर्जी है, उसका यूनिट जाउट ही रहता है। ओके सर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस 6.3। इसका मतलब क्या हुआ, आइंस्टाइन, नाम सुना है साइंटिस्ट का आइंस्टाइन? यस सुना है। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन पेश की थी जिसका नाम था एनर्जी मास इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो कि स्क्रीन पे नजर आ रही है।
E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। अब आइंस्टाइन यहाँ पे बता रहा था, इसमें ये क्वेश्चन बताई थी जिसमें देखो एनर्जी भी है और मास भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस फार्मूला। ठीक है। आइंस्टाइन का यही मकसद था। ओके सर। एनर्जी मास इक्वेशन ये बताई कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। वो हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन यहाँ पे बताई जा रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू। एनी कंफ्यूजन? सर ये फॉर्मूला एनर्जी फाइंड करने के लिए है? एनर्जी मास इक्वेशन कहते हैं जी, एनर्जी फाइंड करने के लिए होता है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, जहीं पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि हमारे पास एक यहाँ पे बॉल है। ठीक है, मुझे आपने इसका आंसर देना है। ये बॉल है और बॉल पे मैं क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और वो मूव करके दूसरी बॉल को हिट करे। एक बॉल का मास m1 है, दूसरी बॉल का मास m2 है। तो मुझे आपने बताना है कि ये बॉल दूसरी बॉल को जब हिट करेगा तो क्या ये इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी जो कि ये इसे ट्रांसफर करेगा? पहले तो ये बताऊँ। सर पोटेंशियल एनर्जी। ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी होगी ना इसके अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगी इस बॉडी में अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो मास 2 था ना, ये रुका हुआ था। जो मास 1 था ये मूव करके आ रहा था। तो मूव करके आ रहा था तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर कर देगा। जब वो इसे हिट करेगा ना तो अपनी काइनेटिक एनर्जी इसे ट्रांसफर कर देगा और खुद आके रुक जाएगा। ठीक है, और वो दूसरी वाली बॉल आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी काइनेटिक ओके एनर्जी सर। ट्रांसफर कर दी दूसरी बॉल। ऐसे ही है। यस सर। लेकिन सर मुझे लगा कि इस बॉल का इसने डायरेक्शन नहीं, जगह प्लेस चेंज कर दी है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो शायद। जो पोजीशन चेंज की हम बात कर रहे होते हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं हाइट कवर करना। हाइट कवर करना मतलब ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना। क्योंकि हमने जब फार्मूला देखा था पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, तो वहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। तो अगर ग्राउंड पे रहेंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू तो सेम रहती है। जब आप ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज होना स्टार्ट होती है और हाइट भी चेंज। ओके सर। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं बताने लगा हूँ। यहाँ पे देखना कि अगर हमारे पास ये एक मैस है और ये हमारे पास जो नीचे बना रहा हूँ ये ग्राउंड अर्थ है, जहाँ से मैस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सी एनर्जी होगी? जहाँ पे ये प्लेस हुआ हुआ है, जी कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? सर पोटेंशियल एनर्जी। गुड वन। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे होगी ना, तो क्योंकि ये हाइट पे पड़ा हुआ है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब वो ऐसा ऐसा करके नीचे मूव आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे जब पहुंचता है ना दरमियान में पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है वो दरमियान में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो चुकी होगी। जिसका मैंने बताया था ना कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी काइनेटिक एनर्जी में जैसे जैसे हम नीचे आएंगे। तो जैसे जैसे ऊपर आएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दरमियान में आके पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी। आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी और आधी काइनेटिक एनर्जी होगी।
जब सर वो वो ग्राउंड पे कैसे? पहुंचेगा, क्योंकि कन्वर्ट हो रही है ना, हाइट कम हो रही है। अब ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज mgh। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ओके सर। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन, जो कंजर्वेशन था उसका मतलब क्या था कि हमारे पास एनर्जी ना खत्म होती है ना बनाई जा सकती है। खत्म नहीं होती तो क्या होता है, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे जब वो पहुंच जाती है, हाइट क्या हो चुकी होती है, जीरो। तो अगर यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टेंशन एनर्जी फिर खत्म हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्योंकि हाइट जीरो हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो चुकी होगी, सर काइनेटिक की एनर्जी बढ़ जाएगी। वो मैक्सिमम हो चुकी होगी, बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आपको पता होना चाहिए कि जब वो हाइट पे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी, जब वो ग्राउंड पे आएगी मूव करके तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? यस सर क्लियर। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। नो सर नो क्वेश्चन। यहाँ तक सब क्लियर है कि वर्क और एनर्जी, पहले वर्क पढ़ा, फिर उसके बाद एनर्जी की टाइप्स देखी, एनर्जी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने कन्वर्जन देखी, उसके बाद एनर्जी मैथ्स इक्वेशन देखी। क्वेश्चन? यस सर क्लियर है।